नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव जब होता है तो बाकी के चुनावों की तरह यहां भी सभी प्रत्याशी कई वादे करते हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये परिणाम आने पर ही पता चलता है। ऐसे में बीजापुर के ग्राम पंचायत गंगालूर में भी चुनाव हुआ है और जनता ने पायल हेमला को अपना सरपंच चुना है। रिपोर्ट देखिए। गंगालूर ग्राम पंचायत से प्रत्याशी पायल हेमला ने सरपंच पद पर 219 मतों से जीत हासिल की है। जीत को लेकर प्रत्याशी पायल हेमला ने गंगालूर ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जनता के सभी मुद्दों पर काम करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जनता की समस्याओं में हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मेरा नाम भद्रूराम ताती है। मैं पालनर पंचायत मातापारा से हूँ। मैं सरपंच पद के लिए मेरी पत्नी को मालती ताती को प्रत्याशी बनाकर उतारा हूँ। आपने वोट किया है? हाँ, मैंने वोट किया। चुनाव को लेके आप में कितना उत्साह है? उत्साह ये है कि मतलब इतना साल के बाद मतलब पालनर पंचायत में इतने पब्लिक मतलब इतना खुशी की बात है कि मतलब इतने लोग वोटिंग करने पहली बार आए हैं। कितने साल के बाद वोटिंग? हाँ, लगभग 25 साल के बाद वोटिंग हो रहा है। मतलब ये इससे पहले विधानसभा में हुआ था। अभी मतलब पंचायत चुनाव में इतना ज्यादा भारी भीड़ है कि मतलब इतना खुशी की बात है कि मतलब पूरे पब्लिक पालनर पंचायत से बड़ा खुशी है कि चुनाव इस बार बढ़िया हो रहा है। जनता का मुद्दा ये है कि मतलब पहले जैसा होना चाहिए। मतलब कोई भी काम हो, सरकारी योजना मतलब घर घर तक पहुंचना चाहिए। जल योजना हो गया, स्वास्थ्य विभाग से हो गया, शिक्षा विभाग से हो गया, सब मतलब घर घर तक पहुंचना चाहिए हर योजना। मतलब पंचायत के लोगों का यही है कि कोई भी मतलब सरपंच बन के बने, ठीक है, पद पर बने, वो सोचते हैं कि मतलब हर सुख दुख को लेकर गांव के लोगों हर छोटे मोटे घर को देखने वाला होना चाहिए। जनता ने मुझ पर विश्वास करके एक उम्मीद के साथ चुना है, जिसके लिए जनता और कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास किए हैं। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर गए थे जिसको लेकर आज जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है? जनता के तमाम मुद्दों को लेकर गई थी। आज जनता ने मुझे चुना है, उसी उम्मीद के साथ जनता के लिए मैं काम करूंगी। मेरा नाम राहुल ताती है और वोट देने का यही मकसद है, उत्साह है हम लोग के बीच में। ये पहली बार मतलब काफी टाइम के बाद हमारे पालनर में वोट हुआ है। बहुत हर बार होता है, लेकिन यहाँ गांव में नहीं होता था, बाहर ये चेरपल पंचायत में होता था। पहली बार यहाँ पालनर पंचायत में हो रहा है, तो काफी सारे लोग उत्साहित है कि वो वोट को लेकर के। और वोट देने का एक मकसद है कि ये लोग अच्छा सरपंच को चुन के अच्छा मुखिया को बना के सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे करके सारे लोग उत्साहित है और अपने अपने मत को महत्वपूर्ण मत को दे रहे हैं। यहाँ पे आपके क्षेत्र में मुख्य मेन मुद्दे क्या रहे जनता के बीच? जनता के बीच में यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। इतना साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए, तो अब जितने भी सरकारी योजनाएं आएंगे उन योजनाओं को सभी जनता के तक पहुंचाएंगे और वहां पे उस योजना का लाभ उठाएंगे। फिलहाल पायल हेमला ने जीत हासिल तो कर ली है, साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही है, लेकिन ये तो अब समय ही बताएगा कि वो अपने दावों और वादों पर कितना खरा उतरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए यूसाइट टीम से जो है CVRU ने अनुबंध किया है और इस अनुबंध के तहत अब विश्वविद्यालय के ट्रेडमार्क को कमर्शियलाइज किया जाएगा। साथ ही कमर्शियलाइज लाइसेंस भी प्राप्त होगा। जानकारी देते हुए CVRU के कुल सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी ने इसे लेकर जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खेलों का अपना एक बड़ा बाजार है और विश्व समुदाय ने जितना ध्यान खेलों पे दिया है, हमने उसको उतना ही इग्नोर किया है। कैसे ध्यान गया कि खेलों की ब्रांडिंग भी की जाए और यहाँ की प्रतिभाओं को एक पहचान दी जाए। जब वर्ष 2006 में हमारा विश्वविद्यालय बना तो निश्चित रूप से हम भी शिक्षा और विशेष रूप से हिंदी में तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर के हम यहाँ पर आए थे।
पर जब यहाँ पर हमको विद्यार्थी मिले तब हमको ये समझ में आया कि इन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो तो है ही, परंतु खेल, कला और संस्कृति के प्रति भी अद्भुत रुझान है। तब से लगातार हमने इन बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सतत रूप से काम किया है और इस काम का परिणाम रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां, या यूं कहूं कि बच्चों के कैरियर भी इसमें संवरे हैं। लगातार हमने खेल सुविधाओं का विकास किया है। अभी आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में हमने एक बहुत ही नेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस ग्राउंड, आर्चरी, इन सब की सुविधाएं विकसित की हैं। वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जैसे सुविधाएं हमारे पास पहले ही थी। क्रिकेट के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय और लोकप्रिय खेल है और युवाओं के प्रति उसका रुझान जो है वो बहुत ही ज्यादा है। सामान्य तौर पर हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 70% आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल है। और ये बड़ा हर्ष का भी विषय है कि लगभग हमारे यहाँ जेंडर रेशियो 60-40 है, तो 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। तो आदिवासियों में भी ये प्रतिशत ऐसा ही है लगभग कुछ। और इन खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लगातार एसोसिएशन के भी संपर्क में हैं, संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम 20 तारीख को 2 दिवसीय स्टैंड बॉल प्रतियोगिता कर रहे हैं और हमारा संघर्ष ये है कि स्टैंड बॉल की पैदाइश छत्तीसगढ़ में है और उसे अभी हमको एआईयू की खेल सूची में शामिल करना है ताकि बाकी विश्वविद्यालय भी उसको करें। तो हम अपने यूनिवर्सिटी में निःशुल्क आयोजन कर रहे हैं, मतलब इसमें हम पार्टिसिपेशन अमाउंट भी नहीं ले रहे हैं, ना एकोमेंडेशन चार्ज कर रहे हैं और ये पूरा खर्च वहन करके लगभग 14 विश्वविद्यालयों के नामांकन आने की संभावना है, जो कल फाइनल हो जाएगा और 14 विश्वविद्यालय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 200 से अधिक खिलाड़ी और कोच यहाँ पर विगत आगामी 2 दिनों में खेल को लेकर के कार्य करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि कबड्डी में खेलो इंडिया में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बॉयज ग्रुप से क्वालिफाई किया है और ब्रांज मेडल हासिल किया है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको ये उपलब्धि मिली हुई है। आर्चरी में भी हमारी 3 आदिवासी बालिकाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी एक बड़ी उपलब्धि है, यद्यपि वो विद्यार्थी जो है वो पहले भी इस उपलब्धि को पा चुका है। विभांशु बंजारे नाम का एक विद्यार्थी है। हमारे यहाँ योगा क्लब है जहां पर विद्यार्थियों को योगा की ट्रेनिंग दी जाती है। तो विगत दिनों नेपाल में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अभी उसका सिलेक्शन जो है वो मलेशिया में जो एशियन गेम्स योगा का होने वाला है उसके लिए हुआ है। तो प्रतिभाओं को कैरियर बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची जो है वो एलएलएम की बच्ची है, सीवी पांडे, वो क्रिकेट के फील्ड में अपना कैरियर खोज रही है और रणजी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से खेल रही है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं को हमने शिक्षा का अवसर दिया है और उनके खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया है। राज्य स्तर के बहुत सारे पुरस्कार विद्यार्थियों के नाम पे हैं। एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के हिस्से में और आएगी। अभी हमारा एक बच्चा है जो कराटे के लिए जो ओलंपिक होता है उसमें 4 साल पहले ही वो लोग बच्चे को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको किट्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। उस किट से वो प्रैक्टिस करता है और मे बी वो आगे सेलेक्ट होता है तो आगे जा करके वो आगे प्रैक्टिस करेगा और हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो कराटे में ओलंपिक को क्वालिफाई कर पाएगा। इसके लिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सनम नेताम नाम की एक बच्ची है जिससे हम उम्मीद लगा करके ये बैठे हैं कि वो दौड़ में जो है एथलेटिक्स में ओलंपिक वगैरह में क्वालिफाई करेगी। अभी वो इंटरनेशनल जो टाइमिंग है उससे लगभग 3 सेकंड पीछे चल रही है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। हम लोग उसके साथ हैं और वो और एनसीसी कैडेट्स भी है तो उसकी एनसीसी के फील्ड में भी उपलब्धियां हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और ये अच्छा भी है। जो खेलों में व्यावसायिकता आई है उसका मैं एक हद तक समर्थन करता हूं, परंतु खिलाड़ियों के शोषण का विरोध करता हूं, क्योंकि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कैरियर खोजते हैं तो शायद कैरियर की संभावनाएं कम होती हैं।
लेकिन जब हम शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति या अन्य प्रतिभा को भी रोजगार के अवसर के रूप में जब देखते हैं तो इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं और विश्वविद्यालय इन तमाम संभावनाओं को तलाश रहा है और न केवल तलाश रहा है बल्कि उनको सुविधा, साधन और मंच भी प्रदान कर रहा है। तो यूथ साइड टीम जो है वो कैसे आपको सहयोग करेगी, कैसे मदद करेगी, कौन सा मंच आपके देगी? से एमओयू का मूल उद्देश्य था खेल का एक अच्छा वातावरण तो है, परंतु एक विषय होता है एक्सपोजर। तो अब मेरे यहाँ जैसे स्टेट बॉल आयोजित हो रहा है तो इसको मैं किसी बड़े मीडिया ग्रुप से लाइव टेलीकास्ट नहीं करा सकता, परंतु अभी सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है और यूट्यूब में जैसे हम लाइव टेलीकास्ट का प्लान करते हैं या बड़े पैमाने पर एक अच्छी क्वालिटी का किट उपलब्ध कराना या दूसरे इंटरनेशनल लेवल के जो संघ हैं समझ लीजिए खेलों के, उनसे जुड़ाव करना, उनके लिए बहुत सारे ऐसे ड्रेस कह लीजिए वो उपलब्ध कराना, तो वो रिबेट दर पर वो हमको देगी और इसके लिए वो हमसे चार्ज नहीं कर रही है, वो केवल प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। हम लोगों ने उनको विश्वविद्यालय में स्पेस देने का कमिटमेंट किया हुआ है। इसमें वो हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही रियायत दर पर तमाम खेल सुविधाओं के सामान उपलब्ध कराएगी और विश्वविद्यालय को भी कराएगी, तो हम बच्चों को उपलब्ध करा पाएंगे। इसके साथ ही साथ वो हमारे तमाम आयोजनों को लाइव करेगी। मतलब एक संगठित प्रचार प्रसार के लिए ये टीम आपको सपोर्ट करेगी और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर होगा, विश्वविद्यालय की भी ब्रांडिंग होगी। हाँ। लेकिन अपना लोगो कैसे एक ब्रांड बन के उभरेगा? CBRU का जो स्पोर्ट्स का लोगो है कुछ उसके लिए अलग से विचार कर रहे हैं कि ये जो चल रही है? देखिए, ये जो ब्रांड बनने की प्रक्रिया है वो वास्तव में उसका सीधा संबंध जो है आपकी उपलब्धि का है। अगर हमारी खेल प्रतिभाएं निखरती चली जाएंगी और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करेंगी तो हमारे लोगो ऐसे ही स्थापित हो जाएंगे बाजार में। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो खेलो इंडिया में ब्रांज मेडल हासिल हुआ तो हमने कभी भी हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में इस चीज का प्रचार नहीं किया था, परंतु जो खेल प्रेमी है वो इस बात को देख रहे थे कि यहाँ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है कबड्डी को लेकर के और प्रो कबड्डी का मार्केट देश में काफी अच्छा है। तो बहुत स्वाभाविक रूप से देश के अच्छे खिलाड़ी जो कबड्डी के फील्ड में अपना भविष्य देख रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए आए। तो प्रतिभाओं का भी एक्सचेंज होगा और नए विचार भी आएंगे, नई तकनीक भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विगत माह रायपुर में एक केवल आदिवासी खेल महाकुंभ हुआ था जो लगभग यूनिवर्सिटीज से, जो आदिवासी यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे थे वो आदिवासी बच्चे थे। तीरंदाजी और 2-3 खेलों को प्रमोट करने का एक आयोजन हुआ था। आदिवासियों में खेल एक नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में विद्यमान है क्योंकि वो उनके जीवन शैली का हिस्सा है। तो ऐसे आयोजन अगर विश्वविद्यालय के स्तर पर कुछ अन्य जिलों में हो, या ऐसा लगता है कि जैसे खेलो इंडिया पूरे देश के लिए है और खेल छत्तीसगढ़िया भी एक प्रोजेक्ट है, सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि एक राज्य के लिए एक मानक तय कर सके? सरकार को प्रमोशन ही देना है, क्योंकि आप पाएंगे कि खेल प्रतिभाओं को जिस स्तर पर केंद्र शासन प्रमोट कर रही है या विशेषकर पंजाब शासन प्रमोट कर रही है, उस स्तर पर हमको अपने खेल प्रतिभाओं को प्रमोट करना पड़ेगा और प्रमोशन ही एकमात्र रास्ता है। रही बात आदिवासियों को लेकर के फोकस होने की, तो वो हम कर ही रहे हैं, पर हम न केवल आदिवासी बल्कि एक व्यापक रूप से, क्योंकि हमको वैश्विक भी बनना है। तो वैश्विक बनने के लिए हम किसी एक यूनिट पर फोकस नहीं हो सकते, बल्कि उस एक विशेष यूनिट को हम वैश्विक बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो न केवल आदिवासी गेम, न केवल छत्तीसगढ़िया गेम, जैसे हम संरक्षण की बात कर लिए स्टैंड बॉल में, आप उसको छत्तीसगढ़िया मान सकते हैं। आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमने विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक ने छत्तीसगढ़िया जो जितने खेल हैं उसका एक बढ़िया पुस्तक प्रकाशित किया, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। युवराज सिंह थे, अभी वो किसी और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो हमने मिलकर के तमाम छत्तीसगढ़िया खेलों की लिस्ट की है, उसके खेलों के नियम, बल्कि उसमें एक अच्छी चीज ये हमने कनेक्ट की है कि वो शारीरिक सौष्ठव या उसका वैज्ञानिक पार्ट क्या है, थोड़ा सा आध्यात्मिक पार्ट क्या है, ये भी हमने उस खेल में शामिल किया हुआ है। बेसिक क्या चाहिए खेलों को स्थापित करने के लिए, खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए? ये तो एक पार्ट हुआ,
देखिए अब आज ऐसा नहीं लगता रोजगार कि सरकार की तरफ से रोजगार जो है वो प्रमुख विषय है। हाँ। और अगर हम खेलों को रोजगार से जोड़ पा रहे हैं और विश्वविद्यालय अगर संसाधन उपलब्ध करा पा रहा है विद्यार्थियों को, तो निश्चित रूप से खेल का प्रमोशन होगा। मतलब आपकी एक इच्छा ये है कि विश्वविद्यालय में भी एक यूनिट ऐसी हो जो इस ओर मतलब जरूरी साधन है, जो जरूरी सामान है, जरूरी प्रशिक्षण है, जरूरी डाइट है हर स्तर पे, वो भी एक अगर यूनिवर्सिटी उसको अडॉप्ट करती है या उसको चालू करती है, बिल्कुल तो ये विश्वविद्यालय के स्तर पर खेलों को एक बहुत बड़ा मंच भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकारी तौर पर नहीं लगता कि अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है? ये तो सतत प्रक्रिया है। देखिए जो संभावनाएं खुलती हैं उस पर नए विचार आते हैं और शासन उस पर धीरे से निर्णय लेती है, क्योंकि शासन की अपनी एक गति होती है। उस गति में वो संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ते हैं। निजी संस्थान जब आ गए हैं तो निजी संस्थान उसमें थोड़ी सी गति से काम करती है और तमाम जो संभावनाएं हैं उसको वो तलाश करके उस पर काम करती है, और हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और इसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से डे टू डे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से। हम तो उष्णकटिबंधीय देश हैं, लेकिन जितने भी खेल होते हैं वो जो देश हैं वो लगभग ठंडे देश हैं। हाँ, तो स्टेमिना में अंतर भी आता है। उसका बहुत प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम जिस एनवायरमेंट में हैं, मान लीजिए मैं ठंडे देश में चला जाऊं तो शायद मेरा शारीरिक क्षमता जो है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि मैं उष्णकटिबंधीय में रह करके। जैसे एक दौड़ का परफॉर्मेंस है, निश्चित रूप से हम गर्म देश में, लेकिन हम यहां रह के बेहतर दौड़ पाते हैं बशर्ते कि ऑस्ट्रेलिया में। तो वो मेरा शरीर का नेचर है और जिस नेचर में परवरिश हुई है हमारी उसमें, इसीलिए आप देखे होंगे कि जब घरू खेल खेलते हैं, यहां पर कोई आयोजन होगा तो हम जीतते हैं, क्योंकि क्लाइमेट वाइज हम सपोर्ट में रहते हैं। ये एक बड़ी कमी है। कमी नहीं, इसको अवसर के रूप में। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के संयोजक सौरभ सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय में प्रचंड सफलता के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम दौर के मतदान के बाद बीजेपी को 3/4 से अधिक सीट प्राप्त हो रही हैं। यह विष्णुदेव साय सरकार के जनहितैषी फैसलों की जीत है। प्रथम दौर के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के बाद अभी तक जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं उसमें 120 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 20 की में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, उसमें भी हम जीतेंगे। लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में और सरपंच के चुनाव में, पंचों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो मोदी जी की गारंटी पूरी हुई उसका परिणाम आपने नगरीय निकाय में देखा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार ने मोदी जी की गारंटी का काम पूरा किया विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उसका भी सीधा परिणाम मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को अपार जन समर्थन जनता से मिल रहा है। बिलासपुर में 17 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मस्तूरी जनपद में मतदान हुआ और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जो है मस्तूरी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने लावर, परसदावेद और मस्तूरी सहित आधा दर्जन मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था को देखा और इसके साथ ही उन्होंने डीएवी स्कूल परसदा में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचकर जो है व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, एसडीएम प्रवेश पैकरा, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे भी मौजूद रहे। बता दें कि कलेक्टर एसपी के निरीक्षण के दौरान मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुआ। बताया जैसे चुनाव अधिकारी लोग अपने हिसाब से भेज रहे हैं उसी के अनुसार है। बहुत एक वोट पड़ रहा है। मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ, भीड़ देख करके वापस चला जा रहा था। हर बार वापस चले जाओगे? नहीं, टोकन मिल गया, अब टोकन लेकर के जाएंगे। टोकन बांट दिए। दरवाजा बंद कर दिए, बाहर गेट को बंद कर दिए होंगे, हम लोग उधर नहीं जा पाए हैं। सुबह से 3 बजे तक का समय जी, कितना 7 बजे से 3 बजे। कितना समय लग जाएगा पूरा वोटिंग? वोटिंग मेरे ख्याल से कम 6 बज जाएगा। हाँ,
उसके बाद गिनती पर हाँ, 6 के बाद गिनती होगा जी। आज ये परिणाम है। आज ही परिणाम देना है। पंचायत के पीछे जो मुख्य धारणा उद्देश्य थी, जी आपको लगा क्या वो रह गया है? अब रहता तो है सर, पंच सरपंच लोग ध्यान देते हैं गांव के प्रति, तभी गांव का विकास होता है। आपके गांव का विकास हो गया, बढ़िया। और अब पिछला पंचायत जैसा भी निकल गया, इस बार अब आशा कर रहे हैं कि अच्छा निकले। ध्यान नहीं था। हम लोग पिछले बार में वोट डालने के लिए नहीं मिल पाया था। वोट डालने गाँव में तो थे ना? नहीं, मैं भी इसमें हूँ। अच्छा। ड्यूटी में मैं भी मतदान अधिकारी रहता हूँ। अच्छा। जी, हाँ, इस बार भी हूँ। अच्छा। तखतपुर पंचायत लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ से करवा के हाँ, अभी जाना है 23 को। ये वाला पहले चरण? जी, ये पहला चरण है, तीसरे चरण में है मेरा। पिछले उसमें डाले थे, विधानसभा की लोकसभा? दोनों में डाले थे। क्यों डालते? अरे अपना वो सरकार बना चुनने के लिए। अभी तक किसी सरकार चुनने अब याद तो नहीं है। से वोट देते कभी उसको परिणत होते देखे हो रिजल्ट? अब होता तो है। मैं वोट देते हो? हाँ, कभी देखे? रिजल्ट तो नहीं देखे हैं भाई। हम हाँ, कहाँ जाएंगे देखने? कहाँ रहते? गाँव में ही? यहीं रहते मस्तूरी। क्या करते? हमारे पति का बिजनेस है। अच्छा। आप हाउस वाइफ? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग भी वही बिजनेस में लगे हैं। पिताजी के साथ? हाँ। एक फॉरेस्ट में है। क्या बदलाव हुए? अब बदलाव तो होना चाहिए भाई, कई तो काम नहीं होता है, जिताने से भी नहीं होता तो क्या करेंगे अब? नहीं तो जब वोट मांगने आते हैं जब बोलते हैं तो आप लोग नहीं पूछते? अब नहीं बोलते भाई, अब सब गांव के लोग हैं साथ में, अपना बोलेंगे करके। तो हर कोई यही सोचता है कि वो बोलेगा। अब बोले थे, 1-2 को बोले थे, लाइट नहीं रहता कॉलोनी में करके। तो हाँ लगवाएंगे बोले, अब कुछ नहीं बोले। वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिए। क्या सोचते हो? अपने सरकार चुनने के लिए, जो हमारे जो पंच सरपंच है, ताकि वो हमारे लिए अच्छे से काम कर सके। ये आपका पहला अनुभव है? हाँ, ये पहला अनुभव था। अच्छा, किसने प्रेरित किया आपको वोट देने की? वोट देने के लिए कोई उत्साह था, कोई उत्सुकता थी, क्या उत्साह था वोट देना है करके? हाँ, क्योंकि पहली बार वोट डालने तो जाकर अनुभव करना। हाँ, लेकिन वोट डालने के पहले मन में ऐसा कुछ नहीं है कि जब मैं वोट डालने से क्या कीमत है, उसका क्या परिणाम? नहीं, परिणाम का तो पता था कि जैसे अगर आप वोट डालोगे तो आप जो भी चाहते हो वो सारा काम हो सकता है अच्छे से। आप अपने पसंद से उस इंसान को चुन सकते हो जो आपके लिए आगे हर चीज को कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। जिस इंसान को आप वोट दे रही हैं उसको कुछ भी पता नहीं? हाँ, वो पता रहता है। हाँ जी। अच्छा, पार्टी प्रमुख रहती है कि प्रत्याशी? आप प्रत्याशी प्रमुख रहता है। अगर रूलिंग पार्टी नहीं है और प्रत्याशी को आपने वोट दिया और वो सरकार नहीं रहती, अब उसका तो उतना नहीं पता। नहीं तो प्रत्याशी से फर्क पड़ता है कि पार्टी से? प्रत्याशी से फर्क पड़ता है। क्या बदलाव चाहिए? कि यही कि जो हमारा जो भी है अधोसंरचना का विकास हो सके अच्छे से, सड़क हो, नाली हो, चाहे स्कूल हो, जो बुनियादी हाँ, बुनियादी सुविधा का विकास। काकर वोट डाला था, मतलब कहाँ पर वोट डाला था? काकर पंच के लिए, बीडीसी के लिए, जिला के लिए। अच्छा, 3 ही है? पंच के लिए 4 ही वोट है। 4 की कमी है। पहले तो एक से फसल लेते हैं, पूरा और भारी नहीं हुआ है। पहले तो सरकार बना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।